So, ma'am, I'll start with your college life. So, being a law student first year, I also wanted to go to NYU and LSE. So, ma'am, how was your overall experience at NYU? So, India के context में how it was different with respect to academia opportunities to मिलती हैं. So, how was it? So my experience at NYU was really good. It was incredible, and it was a complete switchover from the way I had experienced student life and law students' life in India. So in India में क्या होता है, कोई भी कॉलेज में या स्कूल में हमको पढ़ना सिखाते हैं, राइट? बट फॉरेन एजुकेशन पैटर्न है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो अज्यूम करते हैं कि अगर कोई बंदा लॉ करने आ रहा है तो पढ़ना तो उसको आता है. अच्छा. तो वो पढ़ना नहीं सिखाते हैं, वो आपको 100 पेज तो बोल देते हैं पढ़ के आना पहली क्लास में. अच्छा. समझ के आना. वो आपको सिखाते हैं एप्लीकेशन. Okay. तो क्लासरूम में आते ही टीचर आके ये नहीं बोलता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ये है. वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हारे को ये दिया, तुमने मुझे ये दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है. तो क्यों नहीं है? तो वो एप्लीकेशन सिखाते हैं. वो पूरा स्टडी बेस्ड नहीं होता, मोर ऑफ वो बेस्ड होता है कि आपको कितने प्रिंसिपल्स पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस पे कैसे अप्लाई करते हो. तो वो आपको कॉग्निटिव एक्सीलेंस पे फोकस होता है उनका, rather than learning. Application type. हाँ. More about critical thinking. Critical thinking exactly. इसका मतलब कि जब हम इंडिया में पढ़ते हैं तो इंडिया में जो पढ़ाई है लॉ की, वो स्पेशली ऐसी है कि आप रीड करते जाओ, पढ़ते जाओ. लेकिन यूएस में व्हाट दे एक्सपेक्ट कि अगर उन्होंने 100 पेज भी मुझे दिए तो दे एक्सपेक्ट कि मैं पढ़ रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ, फिर पढ़ रही हूँ, फिर उसके बारे में सोच रही हूँ, और फिर उसको डिस्कस कर रही हूँ, और फिर उस पर डेलिब्रेट कर रही हूँ, एंड फिर उसको अप्लाई कर रही हूँ. तो दैट इज द डिफरेंस. So, ma'am, going overseas and start your journey is a difficult affair with respect to the cost. Right. So, ma'am, overall cost का क्या है रहता है कि how much amount is bare minimum needed with respect to various countries? If you can give any glimpse. So bare minimum amount में बहुत बड़ा amount तो tuition fee आता है आपका, जो which goes like this कि if you're targeting a college in the UK, it will be around 20 to 30 lakhs of student fee plus the living cost. आप मान के चलो 10 to 15 lakhs होएगा ही होएगा For 11 months. for 11 months, right? So it's about 45 lakhs in total. In US the tuition fee is 45 lakhs. So it's like, and then again आप 20 lakhs मान के चलो कि living cost वहाँ पे होएगा. बाकी सब बुक्स वगैरह का कॉस्ट भी it's a huge difference. अच्छा. There's a huge difference. जैसे मेरी कई बुक्स जो मेजर लॉ की स्पेशली जो बुक्स आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो so 7,000, 10,000, 14,000, that is the cost of books. And I learned renting books there because बहुत कॉस्ट था. तो उसकी वजह से यूएस में अगर जाता है तो 60 to 70 lakhs जाता है आपका, जो ओवरऑल लिविंग कॉस्ट मिला के, फूड एंड एवरीथिंग मिला के होता है. एंड इफ you're targeting countries like Singapore or Australia, तो then definitely थोड़ा सा comparatively कम पड़ता है. तो 10 lakhs, 12 lakhs will be the tuition fee. So 20-25 lakhs में आपका कोर्स आराम से निकल सकता है. अच्छा. सबसे महंगा मतलब मैम यूएस है, then UK, then your Asian countries. Asian countries, Singapore is like it's which is not to say कि आप underestimate करो कि हाँ correct. NUS because NUS is hub for Asia. Correct. तो कई चीजें, मेरा जो एशिया का एक्सपीरियंस है, मे बी मैं वो चीज यूएस लेकर जाऊं तो उतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसको सिंगापुर लेकर जाऊं तो शायद उस पर काम हो रहा है, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, फिर भूटान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है. सो इट इज इक्वली रेलेवेंट टू. मैम यहाँ पे एक टेंडेंसी है ऑब्जर्व, लाइक व्हेनेवर आई आस्क इवन माय फ्रेंड्स कि बाहर क्यों जाना है. हाँ. सो दो रीजन देते हैं, एक तो घूमने का, घूमने को मिलेगा. सेकंड दे हैव दिस नोशन कि ओवरसीज मास्टर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी फील्ड इज अ गेटवे कि हमको जॉब मिल जाएगी. क्या लगता है हम तो विल एबल टू सिक्योर अ जॉब, क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे टेंडेंसी कि आपको पर्टिकुलरली जॉब मिले चाहिए, हाउ मच अमाउंट यू अर्न, इतना भी फोकस देता नहीं है कि ना स्किल सेट पे या व्हाट इज द केस मे बी. सो इज इट ट्रू मैम कि बाहर जाना इट मींस अ शॉर्ट गेटवे टू गेट अ जॉब? So I would not say that it's a short gateway to a good job. So what I would say is कि overseas degree जब आपके पास होती है, it definitely adds an aesthetic value to your CV. So it makes it a little more attractive, a little more fancy, right? तो maybe जो आपका first
एक जो होता है ना फर्स्ट गेट खुलता है करियर का, हाँ। उसमें वो हेल्प कर सकता है. बट अगेन आई वुड से कि जब भी कोई आपको हायर करता है, जब तो वो ओवरऑल देखता है चीजें, तो आपकी लर्निंग कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी समझ कितनी है, राइट, एंड आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीजें ओवरऑल ही अपनी जाती. तो मे बी फर्स्ट गेटवे में मे बी इट्स इम्प्रेसिव कि वो यहाँ से ये कर रखा है, बट अल्टीमेटली इट्स द ओवरऑल इट बॉइल्स डाउन टू आपके पूरे हाँ, सीवी के हाँ. ऊपर कि आपने क्या करेक्ट. एंड अगर आप वहाँ गए हो और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, उस अपॉर्चुनिटी को आपने कितने अच्छे से यूज किया है, अल्टीमेटली दैट मैटर्स, राइट. बिकॉज गोइंग ओवरसीज इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, ठीक है. स्पेशली लॉ की फील्ड में इतनी बड़ी बात होती है कि आप पूरी दुनिया से लॉयर्स आए हुए हैं वहाँ पे, करेक्ट. हर कल्चर से लॉयर्स आए हुए हैं. इमेजिन द डाइवर्सिटी. वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का ढंग से यूज किया है, आपने नेटवर्किंग सीखी है, आपने उन कनेक्शंस को अच्छे से यूज किया है, आपने जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइब्रेरी, रिसोर्सेज, प्रोफेसर्स, उनको आपने अच्छे से अपने लिए यूज किया है अगर सब चीज को, तो ultimately it will definitely reflect in your perspective. Correct. I was a very different person when I went there. And I came out as a very different person. And what happened was कि आपको कई चीजें, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, when you are a student in India, आपको आपका पर्सपेक्टिव छोटा होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है. आपको 4 चीजें दिखती हैं, मे बी एजीबी, सैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आपको बॉम्बे हाई कोर्ट दिख रहा है, या दिल्ली हाई कोर्ट दिख रहा है, या सुप्रीम कोर्ट, या आरजीएस दिख रहा है, राजस्थान जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी. तो आपका पर्सपेक्टिव लिमिटेड है. आपको पता ही नहीं होता कि लॉयर ये भी कर सकता है, लॉयर वो भी कर सकता है. मुझे पता नहीं था कि ह्यूमन राइट्स अपने आप में, ह्यूमन राइट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन लिमिटेड नॉलेज थी कि शायद जो एनजीओस वगैरह वो सब करते हैं, जो ये पीयूसीएल वगैरह ये सब करते हैं, दैट इज ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं. बट वहां पे जाके मुझे पता चला कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अपने आप में जितना लोग इंजीनियरिंग में अपनी एनर्जी लगाते हैं, जितना लोग सीए करने में अपनी एनर्जी, उस लेवल पे लोग अपनी एनर्जीज लगाए हुए हैं और झगड़ा चल रहा है दुनिया में. अच्छा. So ma'am, coming to this thing ना कि जैसे मास्टर्स के अंदर there are variety of courses. Right. Feminist jurisprudence, space law, what not. मतलब जितना एक्सप्लोर होता था मैं. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, like 3 year हो गया, 5 year हो गया, we don't pay much heed towards the unconventional subjects. CRPC, CPC, एविडेंस हर कोई पढ़ता है कि हाँ इंटरेस्ट आता है पढ़ने में. बट इन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करता. जैसे आपने ह्यूमन राइट्स हो गया, ये हो गया, इसको सोचते भी ऐसे नहीं कि स्पेस लॉ हो गया, करियर कैसे बनेगा, क्या होगा, आपका इतनी अवेयरनेस नहीं है. सो हाउ टू डिसाइड कि मेरे को मास्टर्स किस फील्ड में करनी है when you don't have much knowledge about it, and how can a student overcome this? So first of all, जितने भी ये कोर्सेज डिजाइंड होते हैं ना, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल कोर्सेज. अच्छा. जान करके ऐसे कोर्सेज बनाते हैं बिकॉज उनको भी पता है कि जो सामने वाला आ रहा है उसको नहीं पता व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर हिम, एंड ही इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो वो हर कोर्स को इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि आपको बहुत सारी चॉइस मिलती है. एंड हमको जब मैंने जब कोर्स चॉइस करी अपनी, तो माय इंटरेस्ट वाज क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. अच्छा. बट आई डिड नॉट चूज दैट सब्जेक्ट एज अ स्पेशलाइजेशन. मैंने एक कोर्स का स्ट्रक्चर देखा एंड आई चूज द सब्जेक्ट इंटरनेशनल लीगल स्टडीज. द रीजन वाज कि मुझे उसमें वैरायटी दिखी. अच्छा. मैंने कहा इस कोर्स के नीचे सब्जेक्ट्स क्या आ रहा है, इसमें ट्रेड लॉ भी आ रहा है, इसमें क्रिमिनल लॉ भी आ रहा है जो मुझे चाहिए था, इसमें ह्यूमन राइट्स भी आ रहा है, इसमें और भी चीजें आ रही है, इसमें सोसाइटीज भी आ रही है, इसमें पब्लिक लॉ भी आ रहा है, तो वैरायटी है. तो वो लोग भी आपको यही रेकमेंड करते हैं. जो यूनिवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस भी देती है. एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो दे हेल्प यू चूज द कोर्सेज, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट. और उसमें उनकी गाइडेंस यही होती है कि आप एक जैसे सब्जेक्ट्स मत चूज करो. आप क्रेडिट्स, आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स, तो आप अलग अलग सब तरह के सब्जेक्ट्स चूज करो. पिक समथिंग डिफरेंट एंड एक्सपेरिमेंट. एंड उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है कि दे अलाउ यू कि जो शुरू के मंथ्स हैं उसमें आप अलग अलग क्लासेस में बैठ के देखो. अच्छा. आपको अगर जैसे एक क्लास थी, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, लॉ एंड सोसाइटी इन जापान. अच्छा. There was this subject and I just thought it's really interesting. So अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं. तो they said no issues. आप प्रोफेसर को एक मेल डालो. इतना उनका इस चीज में फ्लेक्सिबल है कि जस्ट एक मेल डालो कि मैं इसमें एनरोल नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं 2 क्लास बैठना चाहती हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर आई वांट दिस और नॉट.
आप 2 क्लास में बैठ के देखो, आपको नहीं समझ आ रहा है, दूसरा ले लो, तो ये ले लो। तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर कि 1 महीने तक, कम से कम ज्वाइन करने के 1 महीने तक आप एक्सपेरिमेंट You करते can रहो। explore things over there as well. ऐसा नहीं कि यहाँ से चूज कर लिया वही वे वहाँ पढ़ना है। हाँ, और क्रेडिट्स का सिस्टम भी बहुत एक फ्लेक्सिबल चीज होती है Correct. कि जैसे वो उन्होंने मेरे को मैंडेटरी 24 क्रेडिट्स दे दिए कि आपको साल में 24 क्रेडिट्स अर्न करने। सब्जेक्ट्स के थ्रू अर्न होते हैं, कोई सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट होते हैं, कोई के 2 क्रेडिट होते हैं। अब आप उसको कैसे ब्रेकअप करना चाहते हो आपके 2 सेमेस्टर्स में? आप पहले सेमेस्टर में ज्यादा प्रेशर लेना चाहते हो या फर्स्ट सेमेस्टर लाइटर रख के अगले सेमेस्टर में? ज़्यादा वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी वो देते हैं आप। So it gives you more freedom as compared to Indian curriculum जहाँ पे आपको एक फिक्स वो है कि Fixed मेरे curriculum। पासिंग मार्क्स चाहिए फिर ओवरऑल चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। Maybe talk about networking and better utilization कि वहाँ पे जाके रिसोर्सेज से यूटिलाइज करो, टीचर्स आते हैं। मैम देयर इज अ ट्रेंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जब मैं ओवरसीज का प्लान करता था मैं फर्स्ट ईयर, एक कॉमन चीज मैंने देखी जो अभी के टाइम पे इंडिया में भी चालू हो गई, स्पेसिफिकली इन ओपी जिंदल आई बिलीव दैट टीचिंग असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट। So there are law students who used to assist professors either in designing their curriculum or whatnot, and you have also done the same over there. So मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, उसमें क्या होता है? So that's a very interesting thing to do and बहुत अच्छी चीज होती है वहाँ पे। यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप, इट्स अवेलेबल टू लॉ स्टूडेंट्स। दे गेट अ चांस कि 6 महीने तक जो प्रोफेसर एक कोर्स पढ़ा रहा है, मोस्टली 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है हर सब्जेक्ट का, बिकॉज 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। सो दे रैप अप वन सब्जेक्ट। तो उस 6 मंथ्स में आप प्रोफेसर के साथ उस सब्जेक्ट पे काम करो। तो मोस्टली आपकी स्कोप ऑफ ड्यूटीज क्या होती है कि आप स्टूडेंट्स को असिस्ट करोगे लाइक अ सीनियर इन द क्लास, राइट, लाइक अ ब्रिज बिटवीन द प्रोफेसर। आप उनके असाइनमेंट्स भी चेक करते हो, आप उनको गाइडेंस भी देते हो। तो मेरे असाइनमेंट्स काफी बार व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मेरे टीचिंग असिस्टेंट्स ने भी असाइनमेंट्स चेक किए। देन दे यूज्ड टू गाइड अस कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आपको ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो दे आर लाइक एक होता है ना ब्रिज बिटवीन द टीचर एंड हाँ, तो वो हेल्प करते हैं, वो स्टूडेंट को असिस्ट करने में भी टीचर की हेल्प करते हैं। तो ऐसे करके होता है। उसके 2-3 पर्पसेस होते हैं कि कोई टीचिंग असिस्टेंटशिप क्यों पिक करता है, वेदर इट्स द थिंग फॉर यू और नॉट। सो वन रीजन इज दैट यू गेट अ स्टाइपेंड एंड अ वेरी गुड वन, क्योंकि वो वहाँ के पे स्केल के हिसाब से होता है। हाँ, सो एंड देयर द पे स्केल इज $25 an hour इज द मिनिमम वेज। सो वो बहुत अच्छा पे स्केल होता है कि जिनको होता है ना कि थोड़ा साथ में अपने आप को सपोर्ट भी कर ले। सेकेंड थिंग ये होती है कि व्हेन यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया, जब आपको टीचिंग में या इस प्रोफेसरशिप में जाना है, तो व्हाट इज नीडेड, स्पेशली अगर आपको फॉरेन में एस्टैब्लिश करना है, हाँ, तो पीएचडी से ज्यादा जरूरी क्या है वहाँ पे कि आपकी प्रोफेसर कितना अच्छा आपके लिए रेकमेंडेड। हाँ, तो जब आप एक स्टूडेंट होते हो ना, तो कई सारी चीजें होती है। एक तो प्रोफेसर को आपके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, बट जो क्वेश्चन पेपर्स और जो आंसर्स होते हैं ना, दे आर एनोनिमस। तो आपने अगर बहुत अच्छे आंसर्स लिखे भी है ना, तो आपके प्रोफेसर को पता नहीं होगा कि वो आपने ताकि बायसनेस नहीं है। तो अब जब कोई रिकमेंडेशन के लिए आता है तो मेरा प्रोफेसर, अब मेरे प्रोफेसर को पता ही नहीं मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा, मेरे प्रोफेसर को पता ही नहीं है कि मैंने लिखा है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किल्स क्या है? अगर आप क्लासरूम परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड होती है, हफ्ते में 1 या 2 बार क्लास होती है। अच्छा, तो अगर आपको प्रोफेसर के साथ स्ट्रॉन्ग रैपो बनानी है, तो बिकमिंग अ टीचिंग असिस्टेंट आप उनके साथ क्लोजली काम कर सकते हैं। सो देयर आर 2 ways, टीचिंग असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट। So these are the 2 things. But having said that, what happens is teaching assistant में what I did there as a teaching assistant, मेरी teaching assistantship was only for 15 days. अच्छा, It was a 15-day short course. Like it was like a crash course जिसमें थी, because जो 6 months वाली होती है उसमें वो सिर्फ वहीं के students को ले रहे थे. They were not taking the overseas students. अच्छा। So I don't know कि वो opportunity overseas students के लिए कितनी available होती है। जो मेरे लिए available थी, I can become teaching assistant only for the next LLMs जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं। I cannot be teaching assistant for the other courses that are there. Yeah. So you have acquaintance with that course, so in order to help the new crowd. Yes. तो वो जो introductory course होता है ना, orientation का 15 days का, Got it. उसमें they take. So मैम यहाँ पे students को you suggest कि they should apply for this in a personal capacity.
So for example, if I know for the teaching first assistant, क्योंकि few teachers definitely definitely they should go for it because इंडिया में चाहे प्रोवाइड करा है चाहे बाहर प्रोवाइड करा है, बेसिकली इट शुड अलाइन विद योर करियर गोल्स, राइट? सो अगर आपका एकेडेमिया में इंटरेस्ट है एंड आपको लग रहा है कि कोई आपका सब्जेक्ट है, आपके पसंद का सब्जेक्ट है एंड कोई प्रोफेसर है जिसके साथ आपको रैपो बनानी है, तो इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग. even the stipend मिल रहा है that difference story. स्टाइपेंड आई थिंक डेफिनेटली मिलता होगा क्योंकि मेहनत बहुत होती है. आपने नहीं मिलता, मैं trust you on that. So मैम last question about this thing कि this question I asked almost everyone. मैम यहाँ पे क्या है कि in our profession there are many students from diverse background. So वहाँ पे एक notion ये आता है कि our speaking skills with respect to the English is not that great. We consider English to be a elite language, not as a means to communicate. एक basic bias आती है. So ma'am when you went over there, so वहाँ पे do you need to have a very good command over the language? How was this So, thing? so this is a complete myth कि you need to have a very good command over language. You need to have a very good understanding of सामने वाला क्या कह रहा है. That's all. So language का ऐसा होता है कि इंडिया is one of those countries जहाँ पे इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है. हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि मे बी मेरी इंग्लिश वीक है, मे बी मेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारा अगेन पर्सपेक्टिव लिमिटेड है, इंडियंस को ही देखा है. लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब हम वर्ल्ड के लेवल पे देखते हैं, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है, वी आर द पीपल हु हैव द बेस्ट कमांड ओवर इंग्लिश. जो या तो वहां पैदा हुआ है उसकी इंग्लिश अच्छी होती है या इंडियन की अच्छी होती है. दैट्स ऑल. सो हमेशा ये चीज बोली जाती है क्योंकि वहां पे आप सोचो कि वहां पे अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, वहां पे चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्री से लोग आ रहे हैं. यूरोपियन एक्सेंट इज वेरी वेरी टिपिकल. जब कोई इटालियन इंग्लिश बोलता है ना, वो 2 मिनट तक समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहा है. तो आपकी यू आर दैट पर्सन. अगर आप इंडियन हो, अगर आपका बेसिक एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, या हम लोग तो लॉबी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, राइट? तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ने की आदत भी है ना नॉर्मल, कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो भी काम हो जाएगा, तो बहुत आराम से काम हो जाएगा. उनको इंग्लिश या आइल्स या टॉफल वो ये सिर्फ इसलिए इस तरह के क्राइटेरिया बना रखे हैं कि ताकि टीचर जो बोल रहे हैं कहीं आपको वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, क्या आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, क्या आप रीडिंग्स में जो लिखा है वो समझ पाओगे, वो चीजें. तो जब मैं बाकी ओवरसीज स्टूडेंट्स को देखती थी वहां पे, तो उनकी इंग्लिश इंडियन से तो बहुत खराब होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत खराब होती थी. मतलब जो बेसिक जो हम सोचते हैं ना, जैसी टूटी फूटी हम जब पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए थे तब बोलते थे, वो वैसे ही बोलते लिटरली, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में इंग्लिश इतनी कॉमन नहीं है. तो इस वजह से अगर आप कंपेटिटिव लेवल पे देखोगे कि आप कहाँ स्टैंड करोगे इंग्लिश में, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग. ये लाइन आपके सामने अगर लेटर ऑफ लॉ लिखा है, वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ आना चाहिए. टेकिंग प्राइड इन द नेटिव लैंग्वेज अपने यहाँ पे थोड़ा इशू लगता है. एंड दे आर सो ओपन, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने हुए ऐसे होते हैं. हमारे लिए वो बड़ी चीज है कि हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो रोज वो हर साल होस्ट करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, वो अच्छे से जानते हैं. तो दे आर सो इंक्लूसिव. आपके एक्सेंट के ऊपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो आपका एक्सेंट समझना, कोई मतलब नोबडी विल, कोई जज नहीं करता, कोई फेस नहीं बनाता, कोई मजाक नहीं उड़ाता. तो बहुत अलग अलग तरह के एक्सेंट में दे आर कंफर्टेबल, और वो बोलते हैं कि प्लीज बी कंफर्टेबल विद योर ओन एक्सेंट. कॉपी दैट. ठीक है. So ma'am, coming to the professional and internship aspect right now. So how you end up in a finance company after doing LLM वहाँ से, and what are the opportunities available for a freshly law graduate if he or she wants to just start earning and willing to go into the domain of finance or finance companies? Okay, so I'll answer it in 2 parts. First, how I entered. So I entered not in the capacity of a lawyer. अच्छा. First of all, because when I did my masters, I sort of थोड़ा सा drifted apart from law to soft law, which is international law. So human rights and global governance. So more than law, it was governance. तो मैं उधर क्योंकि मेरा interest वैसे drift हो गया, so it was law but not law really. Correct. So it's like that कि international जो होता है ना soft law, sustainable development goals हो गए. तो उसके थ्रू I was looking for a project. अच्छा. I was looking for a social project. जिसमें थोड़ा सा बिजनेस इन्वॉल्व है, थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा इनोवेशन इन्वॉल्व है, समथिंग
Yeah, not exactly CSR. I'll tell you the difference. It was not exactly CSR. So I was looking for some like UN projects होते हैं, हाँ, World Bank projects होते हैं. SDGs वगैरह हो गए. Yes, World Bank projects होते हैं, UN के बहुत सारे projects होते हैं. So I was looking for something like that, and I came across this project by the company where they were working together with the World Bank अच्छा. on a particular innovative project relating to environment. So I got interested because what I studied there was in my overseas education was human rights, environment and international law. तो मुझे तीनों का intersection मिल गया. And that's why I joined, because they were doing something, this company was doing something in partnership with the World Bank. अच्छा. That is why I joined the company. So उस project के अंदर I started with program management, which is again very different from the law. So really I was not joining the legal team, but it was it's the compliance team. So I became a part of the compliance team, and उसमें मैंने program management से start करा, जिसमें उस project का management. अब उसमें थोड़ा बहुत कभी legal documentation भी आता था, कभी हमारा agreement आता था, कभी उसके deliverables आते थे. तो ultimately it is related to law, because आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो अग्रीमेंट पे वर्क करता है, अग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन पे वर्क करता है. कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, उसका इंटरप्रिटेशन, ये डिलीवरेबल्स हैं, इस डेट तक ये अचीव होना चाहिए, तो अल्टीमेटली लॉस में आ जाता है. बट मोर देन लॉ देयर वाज कंटेंट राइटिंग, देयर वाज मैनेजमेंट एंड देयर वाज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट. सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मैनेज करना चाहिए. That was, so that is why I joined, and my qualification helped me there, because उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो being a foreign degree, वो communications easy, documentation, content writing हो जिसमें कि, because when you have a project you prepare press release notes, you prepare social media posts and all of those things, तो वो सब उनको चाहिए था, and that is how we started. Now, over the course, what happened that because I was doing this project and I was still figuring out what new I can do for the company, and then there was a CSR team. So again, CSR team has social project. तो मैं आपको थोड़ा सा CSR के बारे में भी बता दूँ. So corporate social responsibility क्या चीज़ है? कोई भी कंपनी, हमको सबको पता है, लॉयर्स एंड कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी का अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट है तो 2% उसको सोशल वेलफेयर में लगाना है. दिस इज मैंडेटरी बाय द लॉ, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटरी. इट्स नॉट देयर इन एनी अदर कंट्री. सो इसको मैंडेटरी बनाने के बाद क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि आप सीधा सीधा डोनेट कर दो 2% प्रॉफिट्स. बट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो आजकल एक्टिव कॉर्पोरेट्स हैं वो समझते हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से या सोशल वर्क करने से कंपनी की गुडविल भी जुड़ी होती है, एक बहुत सारी एस्थेटिक वैल्यू कंपनी की जुड़ी होती है, एंड बिजनेस इज अल्टीमेटली फॉर द सोसाइटी. सो कहीं किसी तरीके से गिव बैक करना अच्छी चीज है, तो वो खुद के सोशल प्रोजेक्ट्स भी चला सकते हैं. तो उसके लिए देयर इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे फिर आप प्रोफेशनल्स को हायर करते हो, एंड वो प्रोफेशनल्स सोशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जो आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है. You cannot mix CSR with business. जहाँ ये mix हो गया वहाँ लॉ का डंडा पड़ जाएगा. वहाँ पे it's a big non-compliance जिसपे penalties हैं लॉ में, जिसपे इस लेवल पे penalties हैं कि जेल भी हो सकती है अगर ऐसा पता चल गया कि आपने बिजनेस और मिक्स किया. मतलब उनको इतना सेपरेट रखना है कि अड़ना भी नहीं चाहिए. उसके थ्रू, सोशल वर्क के थ्रू अगर आप प्रॉफिट कमाते हुए दिख गए तो आप गए. It's a kind of money laundering. हाँ, तो वो अलाउड ही नहीं है. तो वो एकदम बिजनेस से हटके अलग चीज होती है. आप ऐसे समझ लो, अगर आप CSR कर रहे हो, आप ऐसे समझ लो आप एक NGO के लिए काम कर. द ओनली गुड थिंग इज थोड़ी सी सैलरीज अच्छी होती है क्योंकि आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो. तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग द CSR टीम एज वेल, एंड मैं उसमें भी सीखने लग गई. तो मैं बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेलफेयर. बिकॉज जो मेरा करियर पाथ था वो ये था कि आई हैव स्टडीड सो मच, 5 years इंडिया में लॉ किया, देन मैंने बाहर से पढ़ा, तो लॉ तो मुझे क्लियर हो गया, बट ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता थी. तो सोशल प्रोजेक्ट से आपको बहुत सारी, व्हेन यू गो ऑन द फील्ड, व्हेन यू मीट पीपल इन रूरल इंडिया, मुझे
पता नहीं था राजस्थान के आसपास के गांव में लाइफ कैसी है। तो व्हेन यू मीट पीपल, यू आप लॉ को और उसको कनेक्ट कर पाते हो प्रैक्टिकल वे में Reality. सीधे इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, एंड उससे नाउ यू गेट आइडियाज कि आगे आप क्या कैसे जाना है। वो बहुत अधिक हाँ। हाँ तो उससे बहुत सारे आइडियाज आए। तो फॉर 2 years आई वाज इन्वॉल्वड इन CSR। देन व्हाट हैपेंड दैट सडनली अ न्यू थिंग वाज इमर्जिंग व्हिच मुझे भी नहीं पता था। मुझे 1 साल पहले नहीं पता था कि ESG क्या होता है। एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। हाँ, सडनली somebody in the company required कि एक ESG रिपोर्ट बनानी है इस साल। अच्छा। तो मुझे आके बोला कि क्योंकि तुम थोड़ा CSR करती हो, थोड़ा ग्रीन करती हो, तो तुम इसी तरह का करती हो, देख लो। तो देख लो। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने गूगल करा कि ESG क्या होता है। तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम CSR, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। CSR में क्या होता है, हम तो CSR और बिजनेस को मिक्स नहीं करते। और ESG क्या होता है, इट इज डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबली। अच्छा। तो डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ हाँ। कि जैसे कि अगर कोविड आ गया, ठीक है, और मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं और मैंने डिसीजन लिया कि अगर किसी की फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो कंपनी खर्चा उठाएगी। किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, फैमिली को। ऐसा कुछ मैंने प्रोविजन बनाया। CSR में अगर इसको डाल दिया, अगर वो मनी मैंने CSR से उठा लिया तो इट्स अ नॉन कंप्लायंस। अगर वो मैंने एज अ बिजनेस किया, एज अ रिस्पॉन्सिबल कि मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने किया, दैट इज ESG। Oh, so ESG part of the internal thing only, internal organization. आप बिजनेस ही कर रहे हो, ESG में आप बिजनेस कर रहे हो। ESG क्या है, ESG इज अ लेंस ऑफ लुकिंग एट अ बिजनेस। कि वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, जहां से आप पैसे कमा रहे हो, आप कहीं उसको नुकसान तो नहीं कर रहे हो। पहली चीज वो कि आप नुकसान, नेगेटिव चीज कि कहीं आप एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप लोगों को अपने कस्टमर्स को तंग तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप चोरी तो नहीं होने दे रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कुछ तो नहीं होने दे रहे हो। जो उसका पॉजिटिव साइड है वो ये है कि और आप उनके लिए आगे बढ़ के क्या कर रहे हो। आप एनवायरनमेंट के लिए क्या आप कभी संडे को ऐसे कैंपेन चलाते हो कि चलो सारे ऑफिस वाले मिलकर पेड़ लगाएंगे, What you're giving back to society. what you are giving back to the society। तो बिजनेस को करते हुए, बिजनेस के विद इन द पेरिफेरी ऑफ द बिजनेस आप कितना अच्छा कर रहे हो। That falls under ESG. अगर हाँ। उसके बाहर कर रहे हो तो CSR is totally third. कि आप सोसाइटी के लिए कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, दैट इज CSR, That is totally different. दैट इज CSR। CSR. बट अगर आप ये देख रहे हो कि अरे यार मैं गाड़ियां बनाता हूँ और उसमें कितना पोल्यूशन होता है, तो मैं इको फ्रेंडली तरीके से गाड़ियां That is बनाता हूँ, ESG. दैट इज हाँ. Going That to the हाँ. trajectory by business only, it's a ESG हाँ, part. हाँ. हाँ, तो got it. जब मैं तो देन बिकॉज मैंने फर्स्ट एक बार ESG रिपोर्ट ड्राफ्ट करी, हाँ. मोटा मोटा जो मुझे समझ में हाँ. आया कि हम क्या करते हैं। जैसे हमारी कंपनी में हम लोग जो छोटी छोटी चीजें करते हैं कि जैसे प्लास्टिक यूज नहीं करते, या जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ है कि वी इनकरेज यू टू यूज Use स्टेयर्स। stairs, हाँ. ऐसे छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें कि जो प्रिंटिंग मशीन है वो हम अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर यूज करते हैं तो उसमें एमिशंस कम होते हैं। समझ गया. हम एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं कि तो वो That's part of छोटी it. सी यस। मैम कमिंग टू दिस थिंग, एक चीज बच्चों के दिमाग में रहती है दैट दे वांट टू वर्क अंडर द डोमेन ऑफ CSR और ESG. So first question is, do you take interns in that capacity if a student is willing to learn? And secondly, how to apply for the same? या सो ऐसी कोई भी इंटर्नशिप्स के लिए आई थिंक लिंक्डइन इज अ वेरी गुड वे। एंड ESG के लिए तो आई ऑलवेज वेलकम कि मेरे को डायरेक्टली आई ट्राई टू रीच आउट। इस फील्ड में अभी इंटर्नशिप्स का स्कोप बहुत अच्छा है क्योंकि अभी सब लोग सीख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली फॉर द ESG टीम्स एज वेल, CSR में अभी प्रोफेशनल्स आने लग गए। सो CSR की ट्रेजेक्टरी अलग है। CSR में Company थोड़े secretaries are there, ये सब लोग. नहीं CSR में कंपनी सेक्रेटरीज नहीं होते। अच्छा. सो CSR के लिए बहुत डिफरेंट है CSR एंड ESG, कंप्लीटली टू डिफरेंट स्टोरीज। CSR में कौन लोग आते हैं, जो मोस्टली मैंने क्वालिफिकेशंस देखे CSR में लोग होते हैं, दे हैव अ डिग्री कॉल्ड MSW, मास्टर्स इन सोशल वर्क। ओह, ये डिग्री बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, अच्छा. कोई भी। तो मोस्टली वो डिग्री करके और फिर लोग CSR में आते हैं। और इवन ये जो टिश है, सॉरी टिस हाँ टिस है, उसमें दे हैव दिस कोर्स एंड इट्स अ वेरी मतलब बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ का। तो
एनजीओज और यहाँ पे ये लोग इंटर्नशिप करते हैं, एनजीओज के लिए काम करते हैं, देन यू कैन जॉइन सीएसआर व्हिच गिव्स यू अ डिसेंट सैलरी कंपेयर टू एन एनजीओ, क्योंकि एनजीओ के पास फंड्स का लिमिटेशन होता है और सीएसआर के पास ये होता है कि आपको खर्च करना है, 2% किसी भी तरह खर्च करना है, उल्टा होता है। तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज होती है सीएसआर में। तो इंटर्नशिप्स बहुत कॉमन है कि आप इंटर्न्स रखो, क्योंकि काफी तरह की चीजें होती है। बट सीएसआर में जो मैंने देखा है कि व्हाट दे रिक्वायर फ्रॉम यू इज फील्ड पे जाके आपको प्रोजेक्ट संभालना है। अच्छा। तो क्योंकि सीएसआर प्रोजेक्ट्स इस तरह की होती है कि आप गांव में जाते हो या आप पेड़ लगाते हो या आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप अगर उस तरह के हो कि आप फील्ड वर्क कर सको तो आपके लिए आप फील्ड वर्क कर सको, आप और फील्ड की जो चैलेंजेस है वो भी मुझे थोड़ा आइडिया लग गया सीएसआर में काम करके कि आप अगर के गांव में प्रोजेक्ट चलाना है तो आपको उसकी पंचायत से डील करना आना चाहिए, आपको सरपंच से कैसे बात करनी आना चाहिए, सरपंच चेंज हो गया अब क्या करना है वो आना चाहिए, गांव का बिहेवियर समझना आना चाहिए। कभी कभी उल्टा पड़ जाता है सीएसआर प्रोजेक्ट्स कि हम तो अच्छा करने चाहते हैं, भलाई करने चाहते हो, एंड वो बोलते हैं कि अरे सर आपने डस्टबिन लगा दी, उनके आसपास कचरा रहता है, कोई उठाता नहीं है, उल्टा हो जाता है। तो जो आप क्या करने जा रहे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में लोग अच्छा सोचे, उसके लिए आप प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हो, बट वो तो कम्युनिटी से डील करना। तो मोस्टली जब सीएसआर टीम में जो मैंने देखा कि जब लोग उठाते हैं ना वो गांव के लोग उठाते हैं, जो उस फील्ड को समझते हैं, जो उससे डील करते हैं, सोशल फैक्टर्स को जानते हैं, सोशल फैक्टर्स को जानते हैं और उससे डील करके अपने प्रोजेक्ट चला सकते हैं। ठीक है। सो फील्ड वर्क जिसको आता है वही अप्लाई करे। फील्ड वर्क जिसको आता है, मतलब इट्स लाइक 30% डेस्क वर्क and 70% फील्ड वर्क। So those who are habitually अनुपात के पीछे काम करना है वो थोड़ा सा उनके लिए बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और वो उसके चैलेंजेस उनको पता नहीं, बहुत एक्साइटिंग लगता है कि ऐसा लगता है कि घूमने जा रहे हो रोज आप, लेकिन आपको नहीं पता क्या। मैम, any final tips or suggestion from your end to the law students कि क्या करना चाहिए to enhance their skill set in your domain or any law? I think for law students I would say try different things and मतलब आप अलग अलग जगह एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करो, इंटर्नशिप्स मे बी एनीथिंग, आप चाहे पेपर प्रेजेंटेशंस करो चाहे कुछ करो, बट ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि जो आपको लॉ जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन द प्रैक्टिकल लाइफ। सो जब तक आप कॉर्पोरेट इंटर्नशिप नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा इट्स योर थिंग और नॉट। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट इंक्लिनेशंस। द ग्रेट थिंग अबाउट लॉ इज that it is so diverse, it's everywhere and it's so diverse कि maybe आपको taxation अच्छा नहीं लगता but आपको constitution बहुत अच्छा लगे, एक दूसरे से बहुत अलग है। तो always try taking up different opportunities, write papers and one thing I would like to say to every lawyer, one thing is common, आपको पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, लिटरली पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ना में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है जो लॉ में है एंड बोलते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, बिकॉज चाहे आप कौन सा भी लॉ कर लो, अगर आपको पन्ने पलटने से प्यार नहीं है ना तो आप कैसे इसको सर्वाइव करोगे। पन्ने पलटने से प्यार मेरे भी कमी है मुझे आपने रास्ता निकाला, मुझे भी कम है इसलिए मैंने रास्ता निकाला। पढ़ना शुरू नहीं, क्योंकि मैंने देखी। एक और चीज है कि अपने इंडिया में क्या होता है ना, अपन कोई प्रोफेशन चूज करते हैं ना बहुत कंपल्शन से चूज करते हैं मोस्टली। वहां पे जो मैंने ओवरसीज एक्सपीरियंस है, कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं आप चूज ही वो करते हो जिसमें आप बेस्ट होते हो। वहां पे कोई भी एक स्टूडेंट जो मेरी क्लास में था, मैं देखती रह जाती थी, 100 पेज पढ़ने को दिए, 100 पेज आधे घंटे में निपटा देंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत पढ़ाकू या गीक होते हैं, उनकी स्किल वो है, मतलब आप वही करते हो जिसमें आप बेस्ट होते हो। आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ते हो और समझाना आना चाहिए। बहुत अच्छा, it's an experience for me also, first time मेरा बात। It's really interesting and it's a really good initiative and yeah, keep doing things like that. Thank you so much for your time. Thank you.